दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए यह जीके जीएस की क्लास का 7वां प्रैक्टिस सेट है। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट है और मेरा यही प्रयास रहता है कि प्रश्न में ही मैं आप सभी को उस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को आंसर्स गेस करना है। आज के वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के संविधान की उद्देशिका की तो इसे ही प्रस्तावना या प्रियम्बल भी बोला जाता है। सबसे पहले आप सभी को यही याद रखना है। और अगर हम बात करें संविधान की उद्देशिका की कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका वर्णन भारत के संविधान में कहाँ किया गया है, तो दोस्तों भारत के संविधान के शुरुआत में ही प्रस्तावना को लिखा गया है। भारत का प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचय प्रस्तुत करता है। इसे आप सभी ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बुक होता है, उसका जो पहला पन्ना होता है उसके पहले पन्ने में ही उस बुक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी उस बुक में क्या लिखा गया है, उसे लिखने का उद्देश्य क्या है, यह सभी बताया गया होता है। उसी प्रकार हमारे भारत के संविधान का जो पहला पन्ना होता है उसके उद्देशिका में यही सभी बताया गया है। दोस्तों, हमारे संविधान का जो उद्देश्य है उसका शीर्षक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ऐसे ही करके भारत के संविधान के उद्देशिका में लिखा गया है। और यह जो उद्देशिका है यह नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में कुछ उद्देश्य संकल्प के तौर पर प्रस्तावित किए गए थे और उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। जो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प, उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और संविधान में आमतौर पर संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो दोस्तों, इससे क्लियर हो गया कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है। तो समाजवादी शब्द है प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने सभी निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के ले सकता है। और पंथ निरपेक्ष यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण नामक कोई शब्द नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन से आप सभी को उद्देशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और अगर आप सभी को मेरा यह मेहनत पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति यानी केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं उनकी बात करें तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यह आप सभी को याद रखना है। ड्राफ्टिंग समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और हमारा जो अगला महत्वपूर्ण समिति है वह है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल होता है। इसी को महाधिवक्ता भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत के सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं और राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है। इससे आप सभी को यह समझना है कि राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह होता है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी केंद्र के स्तर पर उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वह अपना वोट नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
आप सभी को याद रखना है, लोकसभा की कार्यवाही में अटॉर्नी जनरल भाग तो ले सकता है किंतु वह मतदान नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है, तो वह होता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। और भारत के महान न्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक को भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है और धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है और 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देना अनिवार्य है, अन्यथा इससे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंतर लौटा दिया जाना चाहिए, वरना धन विधेयक को राज्यसभा से स्वीकृत मान लिया जाता है। अगला है, विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार निम्न में से किसे है। क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करने का अधिकार निम्न में से किसे है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें अगर विधान परिषद की, तो विधान परिषद को राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्य के विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद और राज्य के विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का उपबंध है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद और केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किसी राज्य के विधान परिषद को उस राज्य के विधानसभा के सिफारिश पर संसद के द्वारा बनाया और समाप्त किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है उसी राज्य के विधानसभा के सिफारिश पर संसद के द्वारा विधान परिषद को बनाया और समाप्त किया जाता है। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है और ये राज्य हैं बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों के बारे में आप सभी को याद रखना है। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है, बिहार में भी मौजूद है और महाराष्ट्र में भी मौजूद है, लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद इनएक्टिव यानी अक्रिय गैस आर्गन है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में निष्क्रिय गैसों के बारे में बताया गया है। निष्क्रिय गैस अन्य पदार्थों के साथ बेहद कम अभिक्रिया करते हैं। ऑर्गन गैस का परमाणु क्रमांक भी 18 है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। ऑर्गन गैस का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 18 है और यह वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में लगभग 71% नाइट्रोजन पाया जाता है और दूसरा जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है वह है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर ऑर्गन आता है। ऑर्गन हमारे वायुमंडल में लगभग 0.93% पाया जाता है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। दोस्तों, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल में हमारे वायुमंडल की रक्षा ओजोन गैस करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस का सिंबल O3 होता है। यह गैस वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह गैस पृथ्वी के समताप मंडल में अधिकांशतः पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है
कि वायुमंडल के सभी परतों में कौन से परत में सर्वाधिक मात्रा में ओजोन गैस पाया जाता है। तो समताप मंडल आप सभी को याद रखना है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी यानी यूवी किरण को ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है और हमारे पृथ्वी के लिए यह बहुत ही लाभकारी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर देश में इंडिज पर्वतमाला पर कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आप सभी को याद रखना है, कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इंडिज पर्वतमाला में साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर देश में पाया जाता है और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी को ही कहा जाता है। अगर हम बात करें विश्व के अन्य प्रमुख ज्वालामुखी की, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माउंट एटना, यह इटली में पाया जाता है। माउंट एटना इटली में पाया जाता है। स्ट्रोम्बोली भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इटली में पाया जाता है। फ्यूजियामा, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह जापान में पाया जाता है। और दोस्तों, हवाई द्वीप में मोनोलोवा नामक ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फ्रेंड्स, विसुवियस नामक ज्वालामुखी यूरोप के देश इटली में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें अन्य ज्वालामुखी की, तो दोस्तों पॉप नामक ज्वालामुखी म्यांमार में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चिम्बा रेजी ज्वालामुखी इक्वाडोर में पाया जाता है। माउंट रेनियर नामक ज्वालामुखी यूएसए में पाया जाता है। और किलिमंजारो, यह भी इंपॉर्टेंट है और यह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के तंजानिया देश में पाया जाता है। तो इन ज्वालामुखी के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मेघालय के ही चेरापूंजी नामक स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन अब यह डाटा चेंज होकर मासिनराम हो गया है। हम बात करें अगर यूपी की, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा होता है और उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होता है। तो यह फैक्ट भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात जिसे झरना भी कहा जाता है किस देश में स्थित है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, नियाग्रा प्रपात एरी नामक झील और ओंटारिया नामक झील के बीच में स्थित है। नियाग्रा प्रपात एरी झील और ओंटारिया नामक झील के बीच में स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात यानी झरना नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा झरना स्थित है और यह अमेरिका कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा नामक झरना अमेरिका और कनाडा के सीमा को निर्धारण करता है। अगला है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। दोस्तों, अंग्रेजों को सर्वप्रथम कारखाना लगाने का शाही आदेश मुगल काल में मिला और अंग्रेजों ने ब्रिटिश अधिकारी सर थॉमस रो के नेतृत्व में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरत शहर में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। हम बात करें अगर चीनी यात्री के नाम की, तो फाहियान नाम था चीनी यात्री का और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान अपने धार्मिक मिशन पर भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान नामक चीनी यात्री पहली बार गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर कुचिपुड़ी नृत्य की, तो कुचिपुड़ी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस में से एक है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी 8 क्लासिकल डांस में से एक है और इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। अब दोस्तों, अन्य जो 7 महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस है उनकी बात करें, तो यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कथक, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह यूपी से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कथक यूपी से संबंधित है और कथकली केरल से संबंधित है। क्षत्रिया असम से संबंधित है, यह भी आप सभी को याद रखना है। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम है, तमिलनाडु के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। अन्य 2-3 भी हैं, जैसे मणिपुर का मणिपुरी और उड़ीसा का उड़ीसी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। दोस्तों, भारत में निर्मित सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनकी है और इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है और यह 182 मीटर ऊंची है।
इसके मीटर को भी आप सभी को याद रखना है कि यह 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और यह मूर्ति गुजरात के सरदार सरोवर बांध के नज़दीक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है और इसी के नज़दीक नर्मदा नदी के किनारे यह मूर्ति स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है और भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों, मेरा इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य इसके वैज्ञानिक नाम को जानना है। इसका वैज्ञानिक नाम आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोसस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाओ क्रिस्टोसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। भारत के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या राजकीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसका पहला मास चैत्र माह होता है। यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी परत ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह मस्तिष्क का एक मजबूत परत है और इसे ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे भीतरी परत की तो इसे पियामीटर या पायामीटर के नाम से जाना जाता है। अगला है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुष्पों का अध्ययन, हम अन्य अध्ययनों की बात करें तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान से संबंधित है। अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार को वर्ष 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। फ्रेंड्स, सबसे हल्की धातु लिथियम है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का तीसरा तत्व यानी थर्ड एलिमेंट लिथियम है और इसकी परमाणु संख्या 3 है। इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी धातु की बात की जाए तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है और इसका परमाणु क्रमांक 76 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है। दोस्तों, दाब यानी प्रेशर का मात्रक एसआई पद्धति में पास्कल हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। बल के मात्रक की बात की जाए तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन हो जाएगा और एसआई पद्धति की बात की जाए तो न्यूटन बल का एसआई पद्धति में मात्रक हो जाता है। डाइन सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य की बात की जाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है और शक्ति मात्रक हो जाता है वाट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहले आप सभी आंसर नोट कर लीजिए। सदिश राशि संवेग हो जाएगी। अब मैं आप सभी को सदिश और अदिश राशियों की ट्रिक याद कराता हूँ। सदिश राशियों के लिए जो ट्रिक है वह है विषुवत बल। विषुवत बल के नाम से सदिश राशियों के ट्रिक को जाना जाता है। विषु से हो जाएगा विस्थापन, इंपॉर्टेंट है। व से हो जाएगा वेग, त से हो जाएगा त्वरण और बल से हो जाएगा बल। विषुवत बल सदिश राशियों की ट्रिक है। और अदिश राशियों की बात की जाए तो दोस्तों इसका ट्रिक उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो, यह अदिश राशियों के लिए ट्रिक हो जाएगा। उस से हो जाएगा ऊर्जा, स से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द्र से हो जाएगा द्रव्यमान और ता से हो जाएगा ताप और खो से हो जाएगा कार्य। चा से बात की जाए तो चा से हो जाएगा चाल और बी से विद्युत धारा, दो से दाब। तो अदिश और सदिश राशियों के ट्रिक को आप सभी को कहीं लिख लेना है और इसे अगर आप सभी याद कर लेंगे तो इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सिलिका या सिलिकॉन उपधातु है, यह आप सभी को याद रखना है। हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सभी तत्व को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में।
वह पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु के कुछ उदाहरण की बात करें तो सिलिकॉन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। जर्मेनियम और आर्सेनिक भी उपधातु की सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, अपर कट मुख्यतः बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है और यह क्रिकेट में भी प्रयोग होने वाला शब्द है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अपर कट मुख्यतः बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। अन्य शब्दों की बात की जाए जो आप सभी से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है चाइनामैन। फुटबॉल से बात की जाए तो फुटबॉल से किक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। बुली शब्द हॉकी से जुड़ा हुआ है, बुली शब्द हॉकी से जुड़ा हुआ है। पंच का प्रयोग मुक्केबाजी में किया जाता है और शतरंज में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य उपनाम की बात करें जो भारत के अन्य खिलाड़ियों के नाम है तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे और महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जाना जाता है। कपिल देव की बात की जाए, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रबी के फसल को मुख्यतः ठंड के मौसम में बोया जाता है और रबी के फसल में ही सरसों की उपज की जाती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें रबी के मुख्यतः फसलों की तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर इंपॉर्टेंट है, मसूर रबी का फसल है। अलसी भी आप सभी को याद रखना है और मटर, सरसों ये प्रमुख रबी के फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला मेरठ जिले में लगता है और यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आप सभी को एक और मेला याद रखना है, उत्तर प्रदेश के आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।